हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी कनौजिया, प्रोडक्ट डायरेक्टर एकेडमिक्स ऑफ जुडिशरी गोल्ड। सो आज का ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने इसे टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, ये सेशन क्या है। बट ये सेशन इंपॉर्टेंट किसके लिए है एंड क्यों है। तो सबसे पहली बात ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जुडिशरी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शुरू कर चुके हैं बट स्टिल कंफ्यूज है कि व्हाट डज इट टेक टू बी अ जज इन इंडिया। इसी के साथ बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने जर्नी शुरू कर दी है लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड है कि हमें इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। क्या ऐसे प्री रिक्विजिट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो ये सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है। इसमें आप जो अपने कमेंट्स मुझे लास्ट में देंगे, मैं उन पर खुद रिप्लाई भी करूंगी और आपके हर एक कमेंट का ध्यान से बिल्कुल रिसर्च मैं आपको रिप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, सो शुरू करते हैं। अगर मैं जुडिशरी प्रिपरेशन की बात करूं, तो अभी जैसे एक इशू चल ही रहा है, अभी वो इशू पेंडिंग है कोर्ट में, जहां पर न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डिस्कशन हो रहा है कि मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस कितने होंगे, कैसे होंगे और इस पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो उसको अभी हम साइड पे रखते हैं, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ इस बारे में जानना है कि अगर आप सोच चुके हैं कि आपको जज बनना है, इंडिया में जज बनना है, तो वो प्रिपरेशन जर्नी कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, वो क्या स्टेजेस हैं जिनको आपको पार करके अपने सक्सेस की तरफ पहुंचना है। ठीक है, तो अगर मैं जुडिशरी की बात करूं, तो मैं एंट्री लेवल जुडिशरी के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। जो ग्रेजुएट्स अभी जो फिलहाल का जो क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से यू हैव टू बी अ लॉ ग्रेजुएट फॉर सिटिंग इन दिस एग्जामिनेशन। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, तो दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप जुडिशरी में एंटर कर सकते हैं, राइट। सो पहला तरीका ये है एंट्री लेवल जज का, जिसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पेंडिंग है कोर्ट में। तो वो एक बार डिसाइड हो जाए, एक बार उस पर क्लैरिटी मिल जाए, तो उस पर हम और भी वीडियोस बनाएंगे, फिर आगे क्या करना है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम यूट्यूब पे बना ही रहे हैं डेली। आपको चिन्मय सर, नीरज सर, ये सारे बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो वो तो अभी उस पर देखते हैं बाद में क्या होगा। बट अभी फिलहाल हम यहाँ पर फोकस करते हैं कि अभी जो करंट क्राइटेरिया है वो ये है आपके लिए। अगर आपको एंट्री लेवल जज बनना है तो क्राइटेरिया उसके लिए ये है कि आपको लॉ ग्रेजुएट होना पड़ेगा, BLLB 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, या फिर 3 ईयर LLB आपको करना होता है। कुछ जगहों पर ऐसा है कि उन्होंने बार का एनरोलमेंट भी मांगा हुआ है आपसे। जैसे अभी छत्तीसगढ़ ने इंप्लीमेंट किया था नया क्राइटेरिया, जहां पर उन्होंने ये बोला है कि आपको अगर इस एग्जामिनेशन में बैठना है तो आपके पास बार का एनरोलमेंट होना चाहिए, एनरोलमेंट टू प्रैक्टिस होना चाहिए। सिर्फ इतनी ही बात उन्होंने कही है, उसमें उन्होंने मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस वगैरह ये सब नहीं इंक्लूड किया था। बट स्टिल वो भी पेंडिंग है कोर्ट के जजमेंट की वजह से। इसी के साथ जो एज है वो है 21 to 35 ईयर्स। कुछ जगहों पर रिलैक्सेशन है वुमेन रिजर्वेशन की वजह से, कुछ जगहों पर SC ST OBC का रिजर्वेशन है। तो दैट जो वो लिमिट है वो 40 45 तक जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो मोस्टली हर जगह पर जनरल कैटेगरी के लिए जो लिमिटेशन है, एज लिमिट है, वो है 21 to 35 ईयर्स। इसी के साथ एग्जाम दो बॉडी कंडक्ट कराती है। कुछ जगहों पर पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, कुछ जगहों पर हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है। अच्छा, आपने एक पैटर्न देखा होगा, जब भी किसी एग्जामिनेशन को हाई कोर्ट या पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है तो आपको एक जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर आपको सिमिलैरिटी तो कभी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि लॉ के अलावा कुछ और पूछ लेते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, यहाँ पर जब हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है तो वो क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड एंड वेरिक सेंट्रिक मिलता है जब ये हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं MP हाई कोर्ट की बात करूं, राजस्थान हाई कोर्ट की बात करूं, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करूं, तो क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट पेपर बनाते हैं तो आपको वो बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पेपर के अंदर बेरिक का लैंग्वेज ज्यादा मिले, स्टूडेंट का कमांड लॉ के ऊपर अच्छा होना चाहिए, कीवर्ड्स पर अच्छा होना चाहिए। जब भी PSC पेपर कंडक्ट कराता है पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपी में, बिहार में, इन जगहों पर PSC ही एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन मोस्टली थ्योरेटिकल ज्यादा अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, मतलब आंसर्स की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन उनका थ्योरेटिकल बेसिस पे होता है। तो वहां पर वो ये नहीं कहते कि आपको बहुत ज्यादा बेरिक सेंटेक लिखना है। अगर आप प्रोसीजरल लॉ, खासकर ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर है और आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं, तो वहां पर स्कोरिंग गुड नंबर थोड़ा सा इजी हो जाता है कंपेयर टू दी स्टेट्स।
तो ये एक डिफरेंस है हाई कोर्ट के पेपर बनाने में और पीएससी के पेपर बनाने में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका अगर आपको सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जाना है तो उसके लिए अभी न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ना देखें तो लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपका एज, आपका जो एज है शुड बी 21 to 35 ईयर्स, बारिंग आपका अगर रिजर्वेशन में आप फॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराता है पीएससी एंड हाई कोर्ट। सेकेंडली, हायर जुडिशरी में अगर आपको जाना है तो दो तरीके हैं। पहला ये है स्ट्रेट फ्रॉम बार, आप डायरेक्ट प्रमोशन की अगर मैं बात ना करूं तो डायरेक्ट बार से भी रिक्रूटमेंट होता है, तो वो उन मेंबर्स के लिए है जिनके पास 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस है, तो वो डायरेक्टली एडीजे के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। उसके अंदर भी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू का स्टेज होता है। और दूसरा तरीका है इंटरनल प्रमोशंस के थ्रू, ठीक है, जहां पर आप 5 इयर्स जेएमएफसी रहते हैं जब, उसके बाद आपको प्रमोशंस के थ्रू, इंटरनल प्रमोशंस आपको उसके बाद मिलते हैं, फिर आप एडीजे के, सीजेएम, एडीजे इस लेवल पर जा पाते हैं। तो बार में भी अगर आप बार के थ्रू जाना चाहते हैं, आप लॉयर हैं, आप 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बार के रिक्रूटमेंट से भी जा सकते हैं, बट आपको वहां पर एग्जाम देना होगा जो होता है एडीजे का, एडीजे के लिए, एंड उसमें भी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एज लिमिटेशन है दैट इज 45 ईयर्स, और यहाँ पर पीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है, हाई कोर्ट ही एग्जाम कंडक्ट कराता है, राइट, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर पे। तो अगर मैं एंट्री लेवल जुडिशरी की बात करूं तो एग्जाम स्ट्रक्चर सिंपल ही है, जैसा यूपीएससी में होता है, जैसे पीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है विच इज ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यूज पैटर्न पे होता है। मेंस एग्जामिनेशन होता है सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके वहां पर आते हैं। और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू विच इज आपका पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यूजुअली हर जगह पर ऑफलाइन ही होता है। पहले एमपी में भी ऑफलाइन ही होता था, इसके बाद इसे ऑनलाइन कर दिया गया। मोस्टली जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर अभी ऑफलाइन ही एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। बीच में छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किए जा रहे थे, बट नाउ अगेन वहां पर ऑफलाइन प्रीलिम्स का पेपर होता है। एंड मेंस क्योंकि सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए ऑफलाइन ही होता है। एंड इंटरव्यू, जो व्यक्ति मेंस में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो डिस्क्राइब्ड होते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, अगर उसको लेकर आता है तो वो व्यक्ति इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाता है। बट यहाँ पर भी हर स्टेट के अंदर मेंस के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। कुछ जगहों पर हर पेपर का आपको जो कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ, वो क्लियर करना पड़ता है, एवरेज कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। इसी के साथ मेरिट जो बनता है उस हिसाब से जो बच्चा उसे क्लियर करता है वो इंटरव्यू के लिए जाता है। तो जैसे ये क्राइटेरिया दिल्ली में है, ये क्राइटेरिया एमपी में अभी इस साल इंक्लूड किया गया है। तो उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए जो बच्चा मेंस एग्जाम क्लियर करता है, जैसे उन्होंने लॉ एग्जाम के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है, मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया दे रखा है, ओवरऑल एवरेज कट ऑफ भी दे रखा है। तो जो स्टूडेंट्स उसको क्लियर करते हैं उसके बाद ही वो जा पाते हैं आपके इंटरव्यू स्टेज के लिए, ठीक। यहाँ पर प्रीलिम्स का जो बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स है वो भी डिफरेंट होता है। किसी जगह पे 100 मार्क्स का पेपर होता है, 150 मार्क्स, 200 मार्क्स, हर जगह का जो प्रीलिम्स का स्कोर है वो अलग अलग होता है। मेंस का स्कोर अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द पेपर्स, कि आपके वहां पर लैंग्वेज का पेपर आता है, लॉ का पेपर आता है। जैसे दिल्ली में, यूपी में, एमपी में और राजस्थान में, इन सभी जगहों पर लॉ तो होता ही है, किसी जगह पर जीके है, किसी जगह पर सीएलके है, कहीं पर लैंग्वेज का पेपर है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपके मेंस के जो मार्क्स होते हैं वो आपका क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हमने ये तो समझा कि भाई ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है कि जुडिशरी का एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, कौन कराता है, कैसे कराता है, ठीक। अब इसी के साथ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या सारे स्टेट का एग्जाम दे देना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि यार मेरे सामने मैं यूपी की तैयारी कर रही हूँ, एमपी का नोटिफिकेशन आने वाला है, चलो राजस्थान का भी आ गया, मैं सारे फॉर्म भर देती हूँ। पर क्या वो सही होता है? क्या हमें इस तरीके से हर स्टेट का एग्जाम देना चाहिए? ये सबसे गलत अप्रोच है जो स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैं सारे फॉर्म भर देती हूँ। बिल्कुल, आपको ये लगता होगा कि हम एक अभी ऐसी स्टेज पर हैं जहां पर हमारे हाथ में अभी कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस है नहीं, या फिर हमने कोई एग्जाम क्लियर किया नहीं है, तो वाई टू लूज आउट ऑन ऑप्शंस। बट ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा कौन सा एग्जाम है जो आपके प्रिपरेशन के साथ अलाइंड है।
ऐसा तो नहीं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो एक ही और एग्जाम देने के लिए जा रहे हो जेड वाला, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमने एग्जाम्स को डिवाइड किया हुआ है 3 क्लस्टर्स में, ठीक है, हमने स्टेट को 3 क्लस्टर में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्लस्टर होता है हमारा एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। दूसरा क्लस्टर है हमारा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल एंड पंजाब। हमारा तीसरा क्लस्टर है यूपी, बिहार, उत्तराखंड। अब हमने ये डिवीजन क्यों किए हुए हैं? स्टूडेंट्स को क्लैरिटी देने के लिए कि अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनका फोकस जीके एंड लॉ दोनों पे बराबर है। बिहार में जैसे जीएस भी आता है, यूपी में जीएस उतना नहीं आता है, बट स्टैटिक और करंट अफेयर्स तो आते ही है। इसी की तरह दिल्ली में एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, करंट लीगल नॉलेज ज्यादा पूछा जाता है। अब वहीं पर अगर मैं राजस्थान, एमपी की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो दे हैव मोर फोकस ऑन लैंग्वेज पेपर ऑल्सो, लॉ के पेपर पे भी, साथ में वहां पर जीके भी हल्का फुल्का पूछा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी ही इंप्लीमेंट किया गया है आपका छत्तीसगढ़ का स्टेट स्पेसिफिक जीके आपसे पूछा जाएगा। एमपी में रैंडमली जीके पूछा जाता है, वो स्टैटिक भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, स्टेट स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो है वायर्ड नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आज आप एमपी की तैयारी कर रहे हो और कल फिर आपके सामने एकदम यूपी आ गया, तो आप कंफ्यूज हो कि यार मुझे जीके को भी उतना ही टाइम देना है, क्योंकि यूपी में जीके का पेपर अलग से होता है। तो वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे अब अलग से सिर्फ जीके को फोकस करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर एमपी की तैयारी कर रहे हो तो आप यूपी की तैयारी नहीं कर सकते। देयर हैव बीन मेनी टॉपर्स, हमारे खुद के भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एमपी दिल्ली दोनों निकाला, राजस्थान निकाला, दिल्ली निकाला साथ में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट वो स्टेज कब आती है स्टूडेंट की, सॉरी, वो स्टेज आती है स्टूडेंट की जब उसने अपनी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट कर ली हो एक बार मेन सेंट्रिक तरीके से। उसके बाद वो एग्जाम देने के लिए जा रहा है जहां पर उसके पास सफिशिएंट टाइम है उस स्टेट स्पेसिफिक के एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपको किसी भी स्टेट को चूज करने के लिए यह समझना जरूरी है कि वहां का पेपर पैटर्न क्या है, क्या आपका जीके, आपका लैंग्वेज, इन सारी चीजों पे कमांड कैसा है। दूसरी चीज ये, क्या वो आपका नेटिव स्टेट है, और क्या वो नेटिव स्टेट अगर है तो उसका जो पेपर पैटर्न है वो कितना सिमिलर है उस एग्जाम से जिसकी आप प्रिपरेशन फुल फ्लेजेडली कर रहे हो, ठीक। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी। पहला क्या, कि आपका नेटिव स्टेट है या नहीं, और उसके अगर वो नेटिव स्टेट है तो आप उसके नेबरिंग स्टेट्स में भी जा सकते हो एग्जाम देने के लिए। दूसरा, वहां पर जीके, लैंग्वेज, इनका वेटेज कैसा है और उस पर आपका कमांड कैसा है, ठीक। तीसरी चीज ये कि आपको सबसे थोरो होना चाहिए वहां का पेपर पैटर्न, ठीक। ऐसा तो नहीं कंसेप्चुअली आप उतने साउंड नहीं हो, या फिर आपका एनालिटिकल नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, तो इन सारी चीजों को भी हमें देखना चाहिए वेल चूजिंग द स्टेट, ठीक। हालांकि जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि आपको जब भी बोला जाता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, तो वो सबसे पहले जो हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं वो ये कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते उस स्टेज पे पहुंचने के लिए। लेकिन पहले आपको अपनी तैयारी पूरा एक साल, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि 9 से लेकर 12 महीने सफिशिएंट है प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने के लिए। तो प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती है, मेंस की तैयारी होती है। तो अगर आपने एक बार मेंस की तैयारी कर ली है, आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर लिया है, एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, दैट मीन्स कि अब आप दूसरे स्टेज पे जाने के लिए तैयार हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हेन शुड यू स्टार्ट, आपको स्टार्ट कब करना चाहिए। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं, अभी मेंटोरशिप में भी जो बच्चे आते हैं, क्लासेस में भी जो बच्चे आते हैं, उनका यही क्वेश्चन होता है कि हमें कॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, हमें जुडिशरी पे ध्यान देना चाहिए, या फिर हम सब कुछ छोड़ के बस अभी कॉलेज पे ध्यान दें और जुडिशरी की तैयारी हम जब नोटिफिकेशन आएगा तब करें। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये तीनों जो नाम है अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो 4th-5th ईयर में है, दैट्स द राइट टाइम, क्योंकि आप मोस्टली बेसिक सब्जेक्ट्स अपने पढ़ चुके होते हो, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ये सारे ऐसे आपके बेस सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर ये बेस आपका बन चुका है, दैट मीन्स आप जुडिशरी के सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से आगे लेकर जा सकते हैं। तो आपको पेपर पैटर्न भी समझ में आएगा, आपको सिलेबस समझने में दिक्कत नहीं होगी, और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस को आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सजेशन है कि वो 4th-5th ईयर में अपनी तैयारी शुरू करें।
दूसरा एक आपको फोर्थ फिफ्थ ईयर में होने का फायदा ये होता है क्योंकि वहां पर आपके सब्जेक्ट्स थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, उतना वर्कलोड नहीं रहता है कॉलेज का, प्लस आपको जो सेमेस्टर ब्रेक मिलता है उसके अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक बेनिफिट का काम करता है, इसीलिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही सजेस्टेड है कि वो तैयारी अपनी फोर्थ फिफ्थ ईयर में करें और सेमेस्टर ब्रेक जो मिलते हैं उसको यूटिलाइज करें बहुत अच्छे से। वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फुल टाइम। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ तो एक सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, कुछ लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं, कुछ एक बैकअप के लिए काम करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें जरूरी है, बिल्कुल कोई ये नहीं कहता कि आपको सिंगल माइंडेडली तैयारी करनी चाहिए, बट अगर आप ये कर भी रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर चीज अपनी जगह पे उतना ही इंपॉर्टेंस रखाती है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा एम्बार्गो है कि भाई मैं सिर्फ पढ़ नहीं सकता या पढ़ सकती, तो आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, डू नॉट वरी, आप अपने आवर्स को फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डेली 8 घंटा काम करना है, तो आप अपना एक सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं। उस एक सब्जेक्ट को आप सुबह का टाइमिंग फिक्स कर दें, जहां पर आप उसको मेनली रिवीजन के लिए रख रहे हैं, या फिर आप उसे क्वेश्चन सॉल्विंग, अपने एडिटोरियल्स पढ़ने के लिए रख रहे हैं, रिवीजन करने के लिए रख रहे हैं, एमसीक्यूज मार्क करने के लिए रख रहे हैं, एंड शाम का टाइम आप सब्जेक्ट को पढ़ने का और आंसर राइटिंग के लिए रख रहे हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए अपने वीकली प्लानर का। वीकली प्लानर का मतलब ये नहीं कि हम एक प्लानर खरीद लेते हैं मार्केट से, बढ़िया हमने एक बहुत सुंदर सा प्लानर निकाल लिया, उस पर लिख दिया कि यार आज मैं ये करूंगी डेकोरेट करके। मैं उस प्लानर की बात नहीं कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू से अपने डेली के गोल्स बनाए, और उस डेली के गोल्स के अंदर ये जरूर लिखें कि यार आज अगर मैं बीएनएस पढ़ रही हूँ, तो मेरा आज का टारगेट ये कि मुझे कॉमन इंटेंशन कंप्लीट करना है। तो कॉमन इंटेंशन में मुझे कितने कहाँ तक पढ़ना है, मुझे कितने आंसर्स उसके लिखने हैं, और उसके साथ साथ मुझे एमसीक्यूज कितने लगाने हैं। तो जब आप सुबह ही इस माइंडसेट के साथ उठते हो, तो रात में सोने से पहले आप कल के दिन का शेड्यूल अपना बनाएं। उस शेड्यूल को जब आप बना लेंगे, उससे फायदा ये होगा कि आपको क्लैरिटी होगी मुझे आज क्या कंप्लीट करना है। तो आप हे वायर्ड नहीं पढ़ोगे, दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं चल रहा होगा, आपको पता है यार आज मुझे इतना पढ़ना है और ये मुझे प्रायोरिटी पे खत्म करना है। तो जब दिन खत्म होने पे आप उस पर टिक लगाओगे कि यार ये तो हो गया, तो वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसीलिए मैं ऐसे प्लानर की बात कर रही हूँ, आपको ये प्लान अपने लिए बनाना होगा। जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, तो उनको 2 सब्जेक्ट तो साथ में पढ़ने ही है, ठीक है। उनका सुबह का स्केड्यूल अलग होना चाहिए, शाम का स्केड्यूल अलग होना चाहिए। सुबह वो एक दूसरा सब्जेक्ट उठाए, शाम को दूसरा सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। जैसे सीपीसी पढ़ रहे हो तो उसके साथ लिमिटेशन पढ़ लो, टीपीए पढ़ रहे हो तो उसके साथ एनआईए पढ़ सकते हो, एफआरए के साथ कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस के साथ एविडेंस। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आप चला सकते हो। एंड आप जब पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप पढ़ोगे मेंस के हिसाब से ही। देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स, आपको हमेशा मेंस के हिसाब से ही अपनी तैयारी करनी है। ठीक, ये समझ में आया? अब सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, ये प्री रिक्विजिट्स है कि अगर आप आज सोच रहे हो कि मुझे तैयारी करनी है, तो वो तैयारी करने के लिए चेकलिस्ट क्या है। तो पहली चेकलिस्ट आपकी जो है वो है नो योर सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, वो हमें वर्बैटम याद होना चाहिए कि मैं अगर एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान की तैयारी कर रही हूँ, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल की तैयारी कर रही हूँ, सबसे पहले मुझे ये क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केस लो वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि वो टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। एंड प्रीलिम्स और मेंस का जो आपका सिलेबस होता है, वो बहुत हद तक 80% तक सिमिलर ही होता है। इसीलिए आपको अगर डे 1 पर आप ये चीज कर लेते हो ना, तो आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है बहुत हद तक शॉर्ट हो जाती है। आप पूरी बुक उठाकर नहीं बैठते कि यार इसमें से मैं रैंडमली क्रोनोलॉजी में पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी में कभी भी किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा होता है। सब्जेक्ट हमेशा इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कई बार ये हो सकता है सीपीसी के साथ आपको एविडेंस पढ़ना पड़ रहा है, सीआरपीसी के साथ आपको एविडेंस पढ़ना पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट हमेशा इंटर रिलेटेड होते हैं, अंदर के सेक्शंस के साथ भी कनेक्टेड होते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, स्टूडेंट्स जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हु आर जस्ट कॉलेज ग्रेजुएट्स, जिनका भी ग्रेजुएशन हुआ है या अंडर ग्रेजुएट है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेस नहीं आता है तो आप अगर अचानक से बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट पे चले जाएंगे तो आप पहले तो आपके लिए बोर्डम होगा, दूसरी चीज से आपको लगेगा यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैंने ये क्या शुरू कर दिया, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये यूजुअली होता है, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली टीपीए पे चले जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली सीआरपीसी पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, बट वॉट यू हैव टू डू इज आप सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, विच मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आप बीएनएस से शुरू कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जिन पे आपको ऑलरेडी क्लैरिटी है, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, इंटरेस्टिंग भी है, आपका बेस बनाने में काम करते हैं। इसीलिए चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, आपको हमेशा बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज ये, रीड द बेरिक्स। बेरिक आपकी बाइबल है, ठीक है, वो आपके लिए वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसको आपको हमेशा अपने से चिपका के रखना है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब तक बेरिक के कीवर्ड्स पे आपका कमांड नहीं है आप आंसर नहीं लिख पाओगे, आर्टिकुलेशन नहीं कर पाओगे आंसर्स का। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो ये है, कभी भी जब जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उनके पास है मॉडल आंसर, मॉडल आंसर के हिसाब से वो आपकी कॉपीज को चेक करते हैं। तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि यार इसमें अच्छा ये सेक्शन है, इसके अंदर ये कीवर्ड है, ठीक है, उस हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है। इसीलिए आपका बेरिक पे कमांड होना बहुत जरूरी है। ब्रेक डाउन करके सेक्शन को लिखने के लिए क्यों बोलते हैं, ताकि आप उसे अच्छे से याद कर सको, उसके कीवर्ड्स को अच्छे से फ्रेम कर सको। इसीलिए ब्रेकिंग डाउन द सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सारे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। एंड इफ यू वांट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। खुद के लिए डेली टारगेट्स, जैसे मैंने बोला प्लान योर डे, अपने दिन को प्लान करो और उसके हिसाब से अपने डेली टारगेट सेट करो, जिसमें आपका एडिटोरियल्स पढ़ना अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए, डेली का जो आपका जीके है, करंट अफेयर्स है उसको पढ़ना, इसी के साथ लॉ के कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करना। ये क्या होता है, ये होता है आपके डेली टारगेट्स का पार्ट। साथ में जो भी टॉपिक आप खत्म कर रहे हो उसके एमसीक्यूज एंड एटलीस्ट आपको रोज के 3 आंसर लिखना तो कंपलसरी है, चाहे आप कितने भी इनिशियल स्टेज पे हो अपनी तैयारी के, आपको आंसर राइटिंग करना ही करना है। एंड इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना कंसिस्टेंटली। आगे पार्ट पीछे से पार्ट ये तो सुना ही होगा। अगर ये चीज नहीं करी तो आप चाहे कितने ही अच्छे से क्यों ना पढ़ लें, आपने किसी सब्जेक्ट को घोट कर भी अगर पी लिया और अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया टाइम टू टाइम तो आप उस सब्जेक्ट को रिटेन नहीं कर पाएंगे। लॉ इज अ टेक्निकल लैंग्वेज, हर व्यक्ति भूल जाता है, ठीक है, उसको बार बार पढ़ना ही पड़ता है चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपके लिए रिवाइज कंसिस्टेंटली करना वो एक ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं टाल सकते, नॉन नेगोशिएबल फॉर ऑल द जुडिशरी एस्पिरेंट्स। ये आपको करना ही करना है। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ लिया फिर रिवाइज कर लिया, ये आपको वीक ऑन वीक रिवाइज करना है। मैंने अगर बीएनएस कंप्लीट किया है, मैं हर वीकेंड बीएनएस को याद कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है, मैं हर हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट को याद कर रही हूँ। तो मेरा रिवीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए तब जाके मैं एग्जाम में वो 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन एक साथ लिख पाऊंगी। समझ रहे हो सीरियसनेस को कि रिवीजन क्या करता है? क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है किसी आंसर को रिकॉल करने के लिए, उसे लिखने के लिए, उसके कीवर्ड्स को याद करने के लिए। अगर रिवीजन नहीं किया है तो देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस, ठीक है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। कहीं पर लगता है जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट, तो एमपी और राजस्थान भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चुके हैं, लाइक दिल्ली हरियाणा एंड हिमाचल। तो यहाँ पर ये समझो कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन ये किन किन जगहों पर पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से स्टेट्स में पूछे जा रहे हैं। जीके और करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है, तो यहाँ पर आपकी बुक्स, आपके सोर्सेस क्या होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल कवर दिस इन नेक्स्ट वीडियो जो मैं जल्दी बनाने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी जीके जीएस के लिए आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए। दे शुड बी वेरी लिमिटेड, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो सोर्सेज भी मैं आपको बताऊंगी, खासकर वो स्टूडेंट्स जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की तैयारी कर रहे हैं, ऑल्सो जो स्टूडेंट्स एमपी छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, जहां जहां पर जीके आता है।
इसी के साथ इसके साथ ऐसे एंड लैंग्वेज वीकली प्रैक्टिस आपको करनी है। ऐसे राइटिंग में जैसे पता होगा भी, राजस्थान में जब बच्चों ने अपने लिखे ऐसे को, उनको लग रहा था यार हमने तो बेस्ट ऐसे लिखा है, लेकिन बच्चों को 2 से 3 नंबर मिले। उसका रीजन क्या है वो मैंने आपको अपने एक ऐसे वाले वीडियो में बताया है कि उसका रीजन क्या था, वहां पर नंबर क्यों नहीं मिले। ठीक, स्ट्रक्चर मैटर्स एज मच एज कंटेंट। तो देखो, जब भी कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे, उनके पास इतनी बड़ी गड्डी है आपके आंसर राइटिंग, मतलब जो आपके आंसर स्क्रिप्ट्स होती है, वो इतनी सारी कॉपीज को चेक कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक एक आंसर को उनके पास पढ़ने का टाइम होगा, वो सिर्फ मॉडल आंसर के हिसाब से आपके आंसर को चेक करते हैं। तो वहां पर स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन होना, असेंशियल्स होना, केस लॉ अगर जरूरत है तो वो लिखा होना, इलस्ट्रेशन, कोई प्रोवाइजो या एक्सेप्शन है तो वो मेंशन करना, कंक्लूजन एंड इफेक्ट लिखना। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग का, जो आपको फॉलो करना होता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका कंटेंट कोई नहीं पढ़ने वाला। अगर आप पैराग्राफिंग में नहीं लिख रहे हैं, अगर आप अपने उस आंसर के अंदर रिक्वायर्ड सेक्शंस नहीं लिख रहे हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। इस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ, डोंट वरी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम लिखने के माइंडसेट को बहुत हद तक हेल्प करता है। तो इन चीजों को तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये हमें हमारी प्रैक्टिस का, डेली प्रैक्टिस का पार्ट होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आपके टूल्स दैट यू नीड। सबसे पहला, डायरेक्ट आपके पास डिग्लॉट होनी चाहिए। ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करता है। लोगों को लगता होगा यार ट्रांसलेशन के लिए सभी ये बोलते हैं डिग्लॉट रखना चाहिए, बट क्योंकि यही एक तरीका है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करने का। आप चाहे कितनी भी किताबें खरीद लें, कितना भी कुछ कर लें, पूछा आपसे टेक्निकल लैंग्वेज ही जाएगा मोस्टली हर जगह पे। तो आपको वो टेक्निकल लैंग्वेज आप लॉ बुकलेट से ही सीखोगे, अपने बैरिक से ही सीखोगे। तो जो भी सेक्शन आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसका ग्लॉसरी अलग बनाओ, डेली बनाओ। भले आपको 10 शब्द रोज के लिखने पड़ रहे हैं, उसे याद मत करो, बस लिखते जाओ। तो आपके पास डिग्लॉट बैरिक तो होना ही चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स रेफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। लोगों को लगता होगा यार हम कोचिंग कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया, हमने लेक्चर्स देख लिया, हमने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए। नहीं, यू शुड हैव स्टैंडर्ड बुक्स, जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी और इंटरलिंकिंग में बहुत हेल्प करता है, खासकर तब जब आपके पास कोई है नहीं पूछने के लिए। तो ये बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा रखना चाहिए। वैसे आपके और ऐसा नहीं है कि हर कोई सी बुक, केलकर, पिल्लई, अवतार सिंह, ये कुछ अच्छी बुक्स हैं जिन जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे ये हो गई, R&D हो गई, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको आपको अपने पास रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। PYQs, जैसे मैंने बताया, स्टेट स्पेसिफिक होने चाहिए, हर स्टेट का आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कॉमन इंटेंशन पढ़ रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए कॉमन इंटेंशन से क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं पिछले 10 साल में। अगर मैं वो पर्टिकुलर स्टेट टारगेट कर रही हूँ या उसके आसपास के स्टेट्स को टारगेट कर रही हूँ, तो मुझे सभी जगहों के PYQs देखने चाहिए। इसी के साथ करंट लीगल नॉलेज, जो हमारे जीजी गजेट जो है उसके अंदर हम स्टूडेंट्स को मंथली करंट अफेयर्स का एक आ, वो देते हैं, पूरा बुकलेट के अंदर समरी देते हैं, फैक्ट्स देते हैं, इश्यूज देते हैं और पूरा समराइज करते हैं लास्ट में। तो वैसे करंट लीगल नॉलेज आपको पढ़ना चाहिए। लैंडमार्क जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। वो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है ऐसी चीजों का जिनके लिए बेरिट भी शायद सफिशिएंट नहीं था, बेरिट के अंदर वो डिफाइन नहीं है। तो ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स, ऐसे टॉपिक के लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ जाता है मॉक टेस्ट एंड फीडबैक। ये मॉक टेस्ट एंड फीडबैक तो आपको करना ही करना है। जिनको लगता है कि यार जब सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा तब मॉक लिख देंगे, तो आप कभी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मॉक्स को बार बार लिखो। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है या फिर आप किसी बुक में से प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं से भी करो, लेकिन डेली प्रैक्टिस करो और अपने आंसर्स के ऊपर फीडबैक लेते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फीडबैक्स नहीं लोगे, अपने आंसर्स में वो ब्लंडर करोगे एग्जाम में जाके, और आप उसे फिर से, वो चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो ब्लंडर नहीं कर। तो ये कॉमन पिटफॉल्स है जो आपको, जहां पर आपको नहीं गिरना है। पहला, स्टडिंग विदाउट नोइंग द पैटर्न। जैसे मैंने बताया, आपको सिलेबस एंड पैटर्न बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, अरे यार नहीं बन रहा, ठीक है बाद में देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यही क्वेश्चंस हैं जो आपके नंबर ले जाते हैं एग्जाम्स में। आपको लगता है यार ये तो मुझे आता है, इसके लिए मुझे इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है बेरिक से समझ लिया, नहीं लग रहा है
रेफरेंस पढ़ो, केस लॉ पढ़ो, बट इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक। टू मैनी बुक्स, बहुत ज्यादा बुकलेट्स रखने की जरूरत नहीं है अपने पास, डायरेक्ट एंड रेफरेंसेस, और आपके जो खुद के आप नोट्स बना रहे हो, ये तीन चीजें ही आपके पास होनी चाहिए। एंड प्रिपेयर सिनॉप्सिस हर टॉपिक का जो आप पढ़ रहे हो। आंसर्स पे फीडबैक नहीं लेना, जैसे मैंने बोला पिछले बार भी, वो आपको करना ही करना है। इसी के साथ कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक करी, हर बार 3-3 महीने, 2-2 महीने, 1-1 महीने का ब्रेक लेकर पढ़ रहे हैं, वो पूरा कंसिस्टेंसी दिमाग से वो जो फ्लो बना है, ट्रेन ऑफ थॉट्स को ही भुला देगा सब्जेक्ट के। तो इसीलिए ये चीज ना हो, हमें ध्यान रखना है कि हम डे ऑन डे पढ़ रहे हैं। भले ही हम 15-20 मिनट के लिए बैठ गए सिर्फ रिवाइज करने के लिए, लेकिन हमें वो चेन नहीं तोड़ना है, ठीक है, हमें पढ़ते जाना है। इसी के साथ अपना फाउंडेशन कैसे बनाओगे? बैरेक को कम से कम 3 बार पढ़ने की कोशिश करोगे, कोई सेक्शन को, उसको समझोगे, उसको लिखोगे, उसको बार बार रिवाइज करोगे, रिटेन करने की कोशिश करोगे। लग रहा है किसी टॉपिक को अगर आपने समझा है अपनी लैंग्वेज में, स्टोरी फॉर्मेट में उसे रिकॉर्ड करो और उसे सुनो। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होता है। हम ऐसे राइटिंग के लिए करते थे, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर एनालाइज कर सकते हो, और ये सारी चीजें आपकी बेसिक्स को मजबूत करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो वाइल स्टडिंग, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। भले ही आप 3-4 टॉपिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपका कंसिस्टेंसी बिल्ड होगा, प्लस रिवीजन आपका होता जाएगा। इसी के साथ अगर इसके अलावा भी यू नीड हेल्प और लग रहा है ये सेशन आपके लिए यूजफुल था एंड यू नीड माय हेल्प, या फिर हमारे मेंटर्स की हेल्प आपको चाहिए, तो आप पर्सनलाइज जो हम अपनी मेंटोरशिप में करते हैं, दैट इज पर्सनलाइज मेंटरशिप। स्टेट वाइज स्टडी प्लान हम बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। वी हैव अ प्लानर, वो प्लानर बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पर लेकर आने वाली हूँ कि वो प्लानर कैसा है। वो प्लानर हमने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, बिल्कुल भी कोई फैंसी सा प्लानर नहीं है। इट्स जस्ट आपके डेली के टारगेट्स जिनकी मैं बात कर रही थी, वो डेली के टारगेट्स हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आंसर इवेल्युएशन आपका हम कैसे करते हैं? हम रूब्रिक्स मेथड पे करते हैं। तो रूब्रिक्स मेथड के अंदर हम ध्यान रखते हैं कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए और एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाइल दीज आंसर्स आर चेक्ड, ठीक। लीगल अपडेट्स हम टाइम टू टाइम अपने स्टूडेंट्स को देते रहते हैं। तो ये सारा चीजें पार्ट होती है हमारे मेंटोरशिप का, जहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते हैं वो ये अपने स्टूडेंट्स के मैट्रिक्स को ट्रैक करने का, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का हम काम करते हैं। और अगर आपको लगता है आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, यू कैन मेल अस एट support@toprankers.com। आप यहाँ पे हमें मेल भी कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पे जाके यू कैन कॉल अस। तो आई होप ये जो सेशन था आप सभी लोगों के लिए यूजफुल था, एंड खासकर वो स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं पता है प्रिपरेशन कैसे करनी है, बिल्कुल ये वीडियो देख लो। इसके बाद आई बी मेकिंग मल्टीपल वीडियोस, जो मैंने आपको कहा जो बुक और रिसोर्सेज के ऊपर होगा, प्लानर के ऊपर होगा, इसी के साथ आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर को लेकर होगा। बहुत जल्द वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। टिल देन इसको फॉलो करते हुए स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।